हेलो एवरीवन। सो गाइज आप सभी का स्वागत है अड्डा 24/7 के इंजीनियरिंग के इस प्लेटफॉर्म पे। मेरा नाम है रजत। गाइज एक बार फिर से आप सभी के लिए ये 10 मिनट का शो मैं लेकर आ गया हूँ, जहाँ पे आपको इम्पोर्टेंट डेटा, जो कोडल प्रोविज़न है, वो सारी चीज़ें मैं शेयर करता हूँ जो आपके सिविल इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन के लिए हेल्पफुल होंगे। जी हाँ गाइज, चलिए बात करते हैं एक एक करके सभी पॉइंट की। सबसे पहले हम आज देखने वाले हैं जिसमें हम लोग कन्फ्यूज़ होते हैं, रिकमेंडेड वैल्यू और थ्योरेटिकल वैल्यू ऑफ कॉलम के लिए इफेक्टिव लेंथ की थ्योरेटिकल और रिकमेंडेड वैल्यू आपसे पूछी जाती है। जब भी आपको केसेस दिए हों, लैंग्वेज के फॉर्म में दिया होगा या फिर आपको डायग्राम दिया होगा। जब भी आपने डायग्राम को देखना है या लैंग्वेज को देखना है, आपको कैसे समझना है। जब फिक्स्ड आपको दिखाई देगा कोई पॉइंट, इसका मतलब इसकी पोजीशन भी रिस्ट्रेंड है, पोजीशन यहीं बनी रहेगी और रोटेशन भी नहीं होगा। फिक्स्ड बीम है तो उसमें रोटेशन तो होगा नहीं। तो देखिए लिखा हुआ है इफेक्टिवली हेल्ड इन पोजीशन, पोजीशन पे बना हुआ है, साथ ही साथ रिस्ट्रेंड अगेंस्ट रोटेशन, रोटेशन इसमें अलाउड नहीं है। तो इसके लिए आप लोग थ्योरेटिकल वैल्यू और रिकमेंडेड वैल्यू 0.5L और 6.65L याद रखते हो। यहाँ पे देख सकते हो कि एक एंड पे तो दोनों ही पोजीशन और रोटेशन दोनों रिस्ट्रेंड है, दूसरे एंड पे क्या दिख रहा है, रोटेशन अलाउड है लेकिन पोजीशन चेंज नहीं हो सकती, हिंज लगा हुआ है। इस तरीके से ये सारी की सारी वैल्यूज आपको याद भी होंगी। जनरली आपसे अगर कुछ लिखा ना रहे इफेक्टिव लेंथ में तो आपको रिकमेंडेड वैल्यू आंसर करना होता है, और अगर पूछ ले पर्पजली की थ्योरेटिकल वैल्यू बताओ तो ये भी आपसे एग्जामिनेशन में पूछी जा रही है। सारे केसेस देख सकते हो, दोनों एंड हिंज है यहाँ पे। अगला केस देखो यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या होता है कि पोजीशन तो चेंज हो रही है लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा है। ये सीधी थी, ये भी सीधी थी, तो अभी रोटेशन नहीं हुआ। ऐसे पेन है, ये रोटेट हो रही है लेकिन रोटेशन कब नहीं होगा, जब ये सीधी है। तो यहाँ पे एक एंड पे पोजीशन चेंज हो रही है लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा है, दूसरे एंड पे दोनों फिक्स है। यहाँ पे देख सकते हो पार्शियल रोटेशन हो रहा है, यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा पार्शियली रिस्ट्रेन्ड अगेंस्ट रोटेशन बट नॉट हेल्ड इन पोजीशन, एक एंड पे। तो यहाँ पे वैल्यू आपको 1L और 1.2L, यहाँ पे 1.5L हो जाती है। यहाँ पे इसके लिए कोई वैल्यू इफेक्टिवली नहीं दी गई। यहाँ पे आपको देख सकते हो कि यहाँ पे एक एंड पे रोटेशन अलाउड है और दूसरे एंड पे पोजीशन शिफ्ट हो रही है। तो यहाँ पे 2L और 2L लैंग्वेज के फॉर्म में भी है, पूरा का पूरा PDF आपसे शेयर कर दूंगा, जिससे कि आप कभी भी डाउट हो तो पढ़ सकते हो। अगला तो एक एंड फ्री है, एक एंड फिक्स है, राइट। दूसरे एंड पे पोजीशन भी चेंज हो रही है, रोटेशन भी हो रहा है, तो इसके लिए 2L और 2L दोनों वैल्यू याद रखते हैं। आगे बढ़ते हैं गाइज, एक हम लोग लॉन्ग कॉलम के लिए फॉर्मूला पढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हो कि CR की वैल्यू जो हम लोग कैलकुलेट करते हैं ना, कोफिशिएंट निकालते हैं, रिडक्शन कोफिशिएंट, उसमें एक स्पेशल केस आता है जब आपकी L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम जो लेमडा होता है, इसकी वैल्यू 40 से ज़्यादा हो जाए। उसके लिए वो जो जनरल फार्मूला 48 वाला याद करते हैं ना, वो फार्मूला ना याद करके आपको ये फार्मूला इफेक्टिवली यूज़ करना होगा, जो कि आपका IS कोड कहता है। IS कोड कहता है कि फॉर लेमडा या L इफेक्टिव अपॉन R मिनिमम ग्रेटर देन 40, अबव 40 के अबव होगा, उसके लिए ये फॉर्मूला ज़्यादा सुटेबल होगा, अच्छा रिजल्ट देगा। यहाँ पे बस क्या याद रखना है, 160 आ जाता है, और यहाँ पे आई मिनिमम, यहाँ पे आई मिनिमम इज द लीस्ट रेडियस ऑफ जनरेशन, आर मिनिमम भी लिख सकते हो। यहाँ पे 160 याद रखना है कि यहाँ पे वैल्यू 160 आती है, ठीक, कन्फ्यूजन नहीं होगा। आगे हम बात करेंगे टेबल नंबर 20, जो टाउसी मैक्स की वैल्यू है। ये टाउसी मैक्स है, राइट। यहाँ पे नीचे जो दिया हुआ है ये टाउसी मैक्स की वैल्यू है, ठीक। टाउसी मैक्स आपने शेयर डिजाइनिंग में भी देखा होगा। इस वैल्यू को भी हम कई बार पढ़ते हैं, बार बार भूल जाते हैं, इसलिए मैंने इसको चार्ट में डाल दिया और यहाँ पे PDF में इंक्लूड कर दिया, ताकि आपको भूलो ना, याद रहे एग्जामिनेशन में। जब भी आप वैल्यू देखेंगे M15 से स्टार्ट होगी, 2.5, 2.8, 3.1, 3.5, 3.7 एंड 4। 4 किसके लिए, 40 M40 और उससे अबव ग्रेड के लिए। जनरली आप देखोगे तो याद करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। 0.3 लगभग यहाँ पे गैप आपको देखने को मिलेगा, 0.3 का गैप यहाँ भी, यहाँ पे 0.4 का गैप, उसके बाद 0.2 का गैप और यहाँ पे 0.3 का गैप, ठीक। तो इन सभी वैल्यूज़ को याद रखिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन में जब पूछा जाता है तो टाउसी मैक्स की वैल्यू कई बार एग्जामिनेशन में नहीं दी होती है, डायरेक्टली आपसे वैल्यू पूछ ली जाती है, फॉर ग्रेड दिस व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ टाउसी मैक्स। तो ये याद होना चाहिए। मिनिमम शेयर रेनफोर्समेंट का फॉर्मूला भी आपसे अक्सर पूछा जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए, ASV अपॉन BSV शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0.4 अपॉन 0.87 FY। ASV क्या होता है, टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया, किसका, क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द स्टीरअप लेग। जैसे 2 लेग्ड स्टीरअप हो तो 2 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर, 3 लेग्ड हो 3 इंटू पाई बाई 4 इंटू 5 का स्क्वायर, तो वो ASV हो गया। बी क्या है, BSV यहाँ पे लिखा हुआ है ना, BSV जो है स्पेसिंग है बेटा, बी तो आपको विड्थ दिया होगा, SV ये व्हाट, SV स्टीरअप स्पेसिंग है, स्टीरअप्स की स्पेसिंग अलोंग द लेंथ, लेंथ के अलोंग कितने कितने दूरी पे स्टीरअप्स लगाए जा रहे हैं, इसी को बेसिकली हम लोग कैलकुलेट करते हैं, स्पेसिंग को ये अज्यूम कर लेते हैं, ठीक। 8 mm की डायमीटर अज्यूम करके
2 लेग एज्यूम करके एस वी को कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। एफ वाई जो है यील्ड स्ट्रेंथ है, और यहाँ पे याद रखना है शुड नॉट बी मोर देन 415। इस केस में जब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं जो सबसे ज़्यादा गलती होती है, यहाँ पे एफ वाई की वैल्यू 415 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन में एफ ई 500 भी दिया हुआ है तो उसके लिए भी कितनी वैल्यू पुट करेंगे, एफ वाई की इस केस में 415 ही पुट करेंगे। ये गलती एग्जामिनेशन में कई बार हो जाती है, जिससे कि हमें उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। लगता है कि सारी चीज़ें पढ़े थे फिर भी गलतियाँ हो गई। तो ये गलती आपको एग्जामिनेशन में नहीं करनी है मेरे दोस्त, राइट। तो आई होप आपको ये फॉर्मूला भी बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा, इसमें कोई डाउट नहीं होगा किसी भी बच्चे को। इसमें एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है मिनिमम रेनफोर्समेंट का। मिनिमम रेनफोर्समेंट मस्ट बी प्रोवाइडेड इन अ स्लैब। स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट और डायमीटर का क्राइटेरिया। स्लैब के लिए मिनिमम रेनफोर्समेंट आप लोग क्या याद करते हो, दो वैल्यू याद करते हो, 0.12% एंड 0.15%। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया जो लिखा रहता है उसमें ये लिखा रहता है 0.15% ऑफ द टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। कुल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.15%, या कुल क्रॉस सेक्शन एरिया का 0.12%। 0.12% किसके लिए, हाई स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार के लिए, और आपके नॉर्मल जो बार होती हैं जिसको माइल्ड स्टील बोलते हैं, FE 250, FE 250 के लिए, इसके लिए हम लोग क्या याद रखते हैं, 0.15%। अब 0.15% किसका, 0.15% ऑफ टोटल क्रॉस सेक्शन एरिया। अब थोड़ा स्लैब को समझ लेते हैं, थोड़ा सा ये आइडिया लग जाएगा कैसे निकालते हैं। यूनिट डिस्टेंस के लिए हमेशा कैलकुलेशन होता है दोस्त। कैलकुलेशन किसके लिए होता है, यूनिट डिस्टेंस के लिए। यहाँ पे ये डिस्टेंस 1 मीटर हमने मान लिया, ठीक, यूनिट डिस्टेंस मान लिया। इसकी डेप्थ है टोटल डेप्थ d, तो 1 इंटू डी इसका क्रॉस सेक्शन एरिया आ जाएगा पूरा। तो ये यूनिट डिस्टेंस के लिए जब निकालेंगे तो 1 इंटू डी, ये जो क्रॉस सेक्शन आया ये 1 को मीटर में रख रहे हैं। अगर हमें एग्जैक्ट AST को मतलब एरिया ऑफ स्टील निकालना है जो कि mm में निकलता है, तो यहाँ पे 1 की जगह 1000 mm रख देंगे, इंटू डी डिवाइडेड बाई, ये परसेंटेज में था 0.15%, तो डिवाइड बाई 100 कर दिया। यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ जाती है कि कितना हमने स्टील प्रोवाइड कराना है यूनिट लेंथ में। इसी के हिसाब से हम कोई डायमीटर अज्यूम कर लेते हैं, उस अज्यूम डायमीटर के हिसाब से स्पेसिंग निकाल लेते हैं, और उसी स्पेस पे थ्रू आउट द लेंथ पूरे स्लैब में हम प्रोवाइड करा देते हैं वैल्यू। कैसे करेंगे, यहाँ पे ये इतना हमें स्टील प्रोवाइड कराना है। लेट अस सपोज 5 डायमीटर का हम लोग स्टील दे रहे हैं। इसमें 5 डायमीटर के स्टील, एक बार का एरिया कितना हो जाएगा, 5/4, 5 का स्क्वायर। नंबर ऑफ बार कितने होंगे लगेंगे, तो टोटल एरिया स्टील का पता है, उसमें एक बार के एरिया से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ बार मिल गए। अब नंबर ऑफ बार को कितने लेंथ में डिस्ट्रीब्यूट करना है, 1000 mm में। 1000 से नंबर ऑफ बार का n का डिवाइड कर देंगे तो कितने कितने दूर पे लगाया जाएगा ये मिल जाएगा, और उसी को थ्रू आउट द लेंथ हम डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, राइट। तो दिस इज दी प्रोसेस। अब यहाँ पे एक क्राइटेरिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। डायामीटर जो प्रोवाइड कराते हैं स्लैब में, स्लैब के अंदर जो डायामीटर प्रोवाइड कराते हैं उसका मैक्सिमम डायामीटर कितना रहते हैं। द डाया ऑफ रेनफोर्सिंग बार शैल नॉट एक्सीड 1/8 ऑफ द टोटल थिकनेस ऑफ द स्लैब। मतलब D/8 जो फॉर्मूला याद करते हो ना आप लोग, वही लिखा हुआ है, कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, D/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी ग्रेटर देन D/8। 5 जो होगा, ये जो 5 हम लोग स्टील प्रोवाइड कराते हैं उसका डायमीटर D/8, D क्या है, टोटल डेप्थ, ये टोटल डेप्थ जो है ये है D/8 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। गॉट इट। तो आई थिंक ये सबको समझ में आ गया होगा, बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन इफेक्टिवली तब याद रहती हैं जब उसको हम लोग उस निगाहों से, उस तरीके से, उस बारीकी से समझते हैं। कई बार हम चीज़ों को पढ़ लेते हैं कि एरिया का, लेकिन मे भी हो सकता है कि आपको एरिया निकालने को पूछ ले, आपने याद रखा था 0.15%, आपको पता ही नहीं है कैसे निकालना है, स्पेसिंग निकालने को पूछ लिया जाए। इसलिए ये सारी चीज़ें मैं आपको एक एक करके अच्छे से इत्मीनान से बता रहा हूँ, राइट। तो उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो अपने ज़रूर वैल्यूएबल कमेंट्स दीजिएगा। इसी तरीके से आपको डेली एक वीडियो मिलती रहेगी 10 मिनट शो में, और इसकी PDF मैं आपसे शेयर करता रहूँगा, जिसकी लिंक कमेंट सेक्शन में लगवा दूंगा। थैंक यू सो मच। अड्डा 24/7 एप्लीकेशन से भी इन PDF को या टेलीग्राम ग्रुप से ले सकते हैं। बाय बाय, टेक केयर।